हेलो एवरीवन। ये तीसरा सेशन है हमारा IC38 की ट्रेनिंग का। लाइफ इंश्योरेंस के बारे में हमने पिछले सेशन में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखा था। ये वाला सेशन एप्लीकेशन ऑफ लाइफ इंश्योरेंस किस किस काम में आता है, कस्टमर को क्या क्या बेनिफिट है, उसको कवर करेगा। होप आपके पास आपकी नोटबुक और पेन होगी नोट्स के लिए। वैसे जो ये PDF है आपके लिए अवेलेबल है, लेक्चर के बाद आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही साथ क्विज़ भी आप दे सकते हैं, क्वेश्चन आंसर्स भी इसके बेसिस पे आपको मिल जाएंगे लेक्चर ख़त्म करने के बाद। तो शुरू करते हैं। एप्लीकेशन ऑफ लाइफ इंश्योरेंस। अब जब लाइफ इंश्योरेंस लिया जाता है तो लाइफ इंश्योरेंस सिर्फ एक ही चीज़ के लिए नहीं होता। हम लोग ये सोचते हैं कि सिर्फ लाइफ इंश्योरेंस हमारा क्या है कि सिर्फ रिस्क प्रोटेक्शन देगा हमें। ऐसा नहीं है। लाइफ इंश्योरेंस सिर्फ रिस्क प्रोटेक्शन के लिए नहीं काम में आता। लाइफ इंश्योरेंस जो है आपकी एस्टेट क्रिएशन, मतलब एक प्रॉपर्टी बिल्डअप करने के लिए जो सेविंग्स एंडाउमेंट प्लान रहते हैं उनके लिए। कवरिंग एम्प्लॉयज़ एंड बिजनेस, मतलब लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस और एम्प्लॉयज़ को कवर करने के लिए। कोई अगर ऑर्गेनाइजेशन है, कोई अगर बिजनेस है तो उनके एम्प्लॉयज़ को कवर करने के लिए, उनकी एम्प्लॉयज़ की लाइफ इंश्योरेंस के लिए। और रिडीमिंग मॉर्टगेज, मतलब अगर आपने कोई लोन लिया है, चाहे पर्सनल लोन हो, होम लोन हो, जनरल कोई भी कार लोन हो, कोई भी लोन लिया हो तो उसको भी कवर करने के काम में आता है। एस्टेट क्रिएशन कैसे होता है? एस्टेट क्रिएशन इज थ्रू एंडाउमेंट प्लान एंड यूलिप्स। ठीक, इसके बाद है कवरिंग एम्प्लॉयज़ एंड बिजनेस, तो ये आ जाता है हमारा कीमैन और एम्प्लॉयर एम्प्लॉय स्कीम। एम्प्लॉयर एम्प्लॉय स्कीम, ठीक। रिडीमिंग मॉर्टगेज, ये हमारा मॉर्टगेज रिडीमिंग इंश्योरेंस, जो कि एक लोन जब भी आप लेते हैं लोन के साथ आपको दिया जाता है। अब बात करते हैं मैरिड वुमेन प्रोटेक्शन एक्ट की। मैरिड वुमेन प्रोटेक्शन एक्ट जो है वो 1874 में लाया गया था। ठीक, अंग्रेज़ों द्वारा लाया गया था। ठीक, बेनिफिट ऑफ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी इसमें क्या? अब देखिए, मैरिड वुमेन प्रोटेक्शन एक्ट के तहत अगर हम कोई भी लाइफ इंश्योरेंस लेते हैं तो उसमें हमें एक ट्रस्ट क्रिएट करना पड़ता है। ट्रस्ट मतलब एक ऐसा प्रॉपर्टी का हमें क्रिएट करना पड़ता है, एक प्रॉपर्टी का ट्रस्ट क्रिएट करना पड़ता है जिसमें या तो सिर्फ वाइफ होती है, या फिर वाइफ और चिल्ड्रन होते हैं, या फिर चिल्ड्रन होते हैं। मतलब एक ऐसा ट्रस्ट, जो ट्रस्ट ना ही आपके इनकम टैक्स में आता है, ना ही गवर्नमेंट उसको अटैच कर सकती है किसी भी प्रॉपर्टी से। तो ये एक ट्रस्ट क्रिएट होता है लाइफ इंश्योरेंस। मतलब वो लाइफ इंश्योरेंस की जो भी प्रोसीडिंग्स, जो भी बेनिफिट मिलेगी वो उसके ट्रस्टी को मिलेगी। ठीक, ट्रस्टी कौन कौन हो सकता है ये क्वेश्चन आता है। या तो वाइफ हो सकती है अकेली, या वाइफ और बच्चे, या फिर सिर्फ और सिर्फ बच्चे। इसमें माता पिता, फादर इन लॉ, मदर इन लॉ या कोई और रिलेटिव, उनका कोई रोल नहीं होता। इसमें सिर्फ और सिर्फ तीन नॉमिनी हो सकते हैं, या तो वाइफ या बच्चे, या फिर सिर्फ बच्चे। तो ये हमारा मैरिड वुमेन प्रोटेक्शन एक्ट के तहत हम इंश्योरेंस पॉलिसी ले सकते हैं। अब मैरिड वुमेन प्रोटेक्शन एक्ट के फीचर्स क्या क्या हो सकते हैं? देखिए क्या फीचर्स हैं। सेपरेट ट्रस्ट फॉर ईच पॉलिसी। ऐसा नहीं कि आपने 4 पॉलिसी ली, आपने मान लीजिए 4 पॉलिसी ली तो इन 4 पॉलिसी का एक ही ट्रस्ट है, ऐसा नहीं होता। इन 4 पॉलिसी के 4 अलग अलग ट्रस्ट होंगे, 4 अलग अलग ट्रस्ट होंगे। अब इन चारों ट्रस्ट को आप पूरे के पूरे चारों ट्रस्ट या तो वाइफ को नॉमिनेट कर सकते हैं, ट्रस्टी कौन रहेगा इसका, वाइफ रहेगी। या फिर बच्चों को नॉमिनेट कर सकते हैं, बच्चे ट्रस्टी रहेंगे। या फिर वाइफ और बच्चे दोनों एक मतलब टुगेदर एक तरीके से दोनों ट्रस्टी रहेंगे इसमें।
ठीक, कंबाइंड। तो ट्रस्टी कौन कौन हो सकता है? वाइफ या चाइल्ड अबव 18 ईयर्स ऑफ एज, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। दूसरे फीचर क्या है? कैन नॉट बी अटैच्ड इन कोर्ट। मतलब अगर MWP एक्ट के तहत अगर कोई लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ली गई है, तो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी आपकी, अगर मान लीजिए उस कस्टमर के ऊपर इनकम टैक्स की रेट पड़ती है, तो MWP के तहत जो भी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ली रहेगी उसको कोई हाथ नहीं लगा सकता, वो आपकी प्रॉपर्टी में अटैच नहीं हो सकती। वो कोर्ट में आप नहीं अटैच कर सकते कि इनके पास ये MWP एक्ट के तहत एक लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी है। और अलग तरीके की लाइफ इंश्योरेंस अगर MWP एक्ट के तहत नहीं ली है तो वो आपके इनकम टैक्स में अटैच हो सकती है, आप कोर्ट में अटैच हो सकती है वो, लेकिन MWP एक्ट के तहत अगर पॉलिसी ली गई तो वो कभी अटैच नहीं होगी। MWP एक्ट के तहत पॉलिसी लेने का सिंपल सा एक रीज़न ये है कि आदमी जो ब्रेड विनर है फैमिली का, वो अपनी वाइफ और अपने बच्चों के लिए एक एस्टेट क्रिएशन करके जा रहा है, मतलब एक प्रॉपर्टी छोड़ के जा रहा है जिस पे कोई भी और हक नहीं जता सकता। सिंपल सा जो हमने पहला देखा था एप्लीकेशन ऑफ लाइफ इंश्योरेंस एस्टेट क्रिएशन का, MWP एक्ट के तहत इंसान जो कस्टमर है वो यही करके जा रहा है कि एक एस्टेट क्रिएट करके जा रहा है जिस पे कोई और हक नहीं ले सकता। फिर आता है क्लेम मनी शैल बी पेड टू ट्रस्टी। सिर्फ इसमें ओनली और लगा लीजिए, सिर्फ क्लेम मनी जो है सिर्फ और सिर्फ ट्रस्टी के पास ही जाएगा, उसके अलावा किसी के पास नहीं जाएगा, किसी और को नहीं दिया जाएगा। मान लीजिए कोई ट्रस्टी है, ट्रस्टी की डेथ हो गई है, तो ये पूरा का पूरा पैसा जो स्टेट गवर्नमेंट का ट्रस्टी रहता है उसके पास चला जाएगा, किसी और कोई उसको और क्लेम नहीं कर सकता। पॉलिसी जो है MWP एक्ट के तहत सरेंडर नहीं कर सकते, नॉमिनेशन नहीं हो सकता इसका, ठीक है। ट्रस्टी बनाया जा सकता है, नॉमिनेशन और सरेंडर नहीं हो सकता। अगर इन केस कोई भी ट्रस्टी नहीं बनाया जाता, ठीक, अगर कोई भी ट्रस्टी नहीं बनाया, वैसे देखिए सारे MWP एक्ट में एक ट्रस्टी रहेगा, लेकिन बाई चांस ट्रस्टी की ही डेथ हो गई, किसी ने पॉलिसी ली, किसी कस्टमर ने MWP एक्ट के तहत, और ट्रस्टी की ही डेथ हो गई, तो उस केस में क्या होगा? जितना भी पैसा रहेगा वो ऑफिशियल ट्रस्टी ऑफ द स्टेट के पास चला जाएगा, मतलब स्टेट के खजाने में चला जाएगा। जो स्टेट का फंड रहेगा, जो गवर्नमेंट का फंड रहेगा, उसमें चला जाएगा कि कोई और उसको क्लेम नहीं कर सकता, ठीक। ये तो बात हो गई एस्टेट क्रिएशन की। अब बात करते हैं कीमैन इंश्योरेंस की, ठीक। कीमैन इंश्योरेंस क्या होता है? कीमैन इंश्योरेंस इज नथिंग, अगर कोई कंपनी है, एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे ABC कंपनी है, ये ABC नाम की कंपनी है, ठीक। इस कंपनी के CEO हैं और डायरेक्टर हैं, MD हैं और चेयरमैन हैं, ठीक। अब ये कौन है? कीमैन मतलब उस कंपनी का सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पर्सन, ठीक। उस कंपनी का सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पर्सन कौन कौन है? CEO हैं, डायरेक्टर हैं, MD हैं, चेयरमैन है। अब बाई चांस इनकी डेथ हो जाती है, इन्हें कुछ हो जाता है, डिसेबलमेंट आ जाता है या डेथ हो जाती है, तो इमीडिएटली काम रुक जाएगा, क्योंकि कोई डिसीजन मेकर ऊपर टॉप पे नहीं बैठा रहेगा, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट पर्सन है, ये सबसे बड़े डिसीजन मेकर है। कोई भी ऐसा डिसीजन मेकर टॉप पे नहीं बैठा रहेगा तो कंपनी को नुकसान होने का चांसेस ज़्यादा हैं। तो इस केस में क्या किया जाता है? कंपनी MD, CEO, डायरेक्टर, चेयरमैन, जो भी इम्पोर्टेंट लोग रहते हैं उनका लाइफ इंश्योरेंस करवा देती है। प्रीमियम कौन पे करेगी? कंपनी पे करेगी, इंडिविजुअल पे नहीं करेंगे, CEO पे नहीं करेंगे, कंपनी पे करेगी प्रीमियम। और अगर CEO की डेथ हो जाती है तो जो लाइफ इंश्योरेंस किया है उसका पैसा, जो क्लेम का अमाउंट है, वो कंपनी को मिलेगा, CEO के किसी रिलेटिव को नहीं मिलेगा, वो कंपनी को मिलेगा। मतलब कंपनी ने क्या किया, अपने फाइनेंशियल्स को बचाने के लिए कि भाई अगर मेरा इम्पोर्टेंट एम्प्लॉय है, अगर इसको कुछ हो जाएगा तो मेरे को नुकसान होने वाला है, मैं ऐसा करता हूँ
जितने का मुझे नुकसान होगा, एस्टिमेट नुकसान, अप्रॉक्सीमेट नुकसान निकाल लेता हूँ। अगर इसके जाने से मेरे को जो नुकसान होगा तो उसकी भरपाई के लिए मैं इसका इंश्योरेंस करवा देता हूँ। तो जो भी अगर इसको कुछ होता है तो इंश्योरेंस का पैसा मुझे मिल जाएगा। इतने टाइम में वो दूसरा सीईओ, डायरेक्टर या एमडी, चेयरमैन कोई भी अपॉइंट कर सकते हैं। ठीक है, अब बात आती है कीमैन इंश्योरेंस होता क्या है। तो कीमैन इंश्योरेंस, ध्यान रखिए, टर्म इंश्योरेंस होता है। इसमें इसके अलावा कीमैन इंश्योरेंस में टर्म इंश्योरेंस के अलावा कोई और इंश्योरेंस नहीं दे सकते। यूलिप, इंडाउमेंट, मनी बैक कुछ नहीं दे सकते। क्या दे सकते हैं सर? सिर्फ और सिर्फ टर्म इंश्योरेंस दे सकते हैं। ठीक, और टर्म इंश्योरेंस भी कितना? कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी के हिसाब से, कंपनी के प्रॉफिटेबिलिटी के हिसाब से। अब ऐसा नहीं कर सकती कि मान लीजिए कंपनी का प्रॉफिट 1 करोड़ का है साल में और हमने टर्म इंश्योरेंस दे दिया किसी कीमैन को 20 करोड़ का। भाई आपकी कंपनी 1 करोड़ का प्रॉफिट ही कमा रही है और अब 20 करोड़ का टर्म इंश्योरेंस कैसे दे सकते हो? ठीक, आपकी उतनी कमाई ही नहीं है जितने का आप इंश्योरेंस ले रहे हो। तो प्रॉफिट के हिसाब से हम टर्म इंश्योरेंस कितना देना है उस आदमी को, वो डिसाइड करते हैं। और एक बात ध्यान रखिए, मैंने बोला सीईओ, डायरेक्टर, एमडी, चेयरमैन, सिर्फ ज़रूरी नहीं है ये टॉप पोजीशन सीईओ, डायरेक्टर, एमडी, चेयरमैन जो ऊपर की टॉप कंपनी के मालिक हैं या कंपनी के सीईओ हैं, टॉप एडमिनिस्ट्रेशन ही कीमैन में आए। मान लीजिए कोई ऐसा सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, कोई ऐसा कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर है कंपनी में जो कोई ऐसा सॉफ्टवेयर जानता है जो सिर्फ वही जानता है, वही एक्सपर्ट है, उसके अलावा कोई और नहीं जानता वो सॉफ्टवेयर कैसे बनाया जाता है, कैसे काम किया जाता है। तो वो जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है वो भी कीमैन होगा। ठीक, कोई भी एक इम्पॉर्टेंट पर्सन कीमैन हो सकता है। अब अगर इस सॉफ्टवेयर इंजीनियर को कुछ हो जाएगा तो उस कंपनी को नुकसान कैसे होगा कि भाई उसके अलावा कोई उस सॉफ्टवेयर को बनाना ही नहीं जानता, उसको कोई हैंडल ही नहीं कर पाएगा, तो ये भी कीमैन होगा। तो कीमैन कोई भी हो सकता है, कोई भी इंपॉर्टेंट पर्सन इन द कंपनी इज कीमैन ऑफ दैट कंपनी। ज़रूरी नहीं है टॉप एडमिनिस्ट्रेशन ही के कीमैन हो। ठीक है, मुख्य बीमा बोलते हैं, मुख्य व्यक्ति बीमा, मुख्य व्यक्ति बीमा बोलते हैं हम इसको, कीमैन इंश्योरेंस को। ध्यान रखिएगा, मैं लिख भी देता हूँ हिंदी में, मुख्य व्यक्ति बीमा। तो पहला पॉइंट हमने क्या देखा था? एस्टेट क्रिएशन। ठीक, ये हो गया। कवरिंग एम्प्लॉय एंड बिजनेस, एम्प्लॉयज़ और बिजनेस के लिए भी। अब कीमैन इंश्योरेंस तो बिजनेस को बचाने के लिए हो गया। इसमें एक चीज़ और आप कर सकते हैं कि एम्प्लॉयर, एम्प्लॉय, मतलब क्या? जो आपका एम्प्लॉयर है, मतलब जो कंपनी है, जो जनरली देखा भी होगा आपने, जो आपकी कंपनी है वही आपको इंश्योरेंस दे रही है। ठीक, वही आपको इंश्योरेंस दे देती है कि भाई आपका हेल्थ इंश्योरेंस इतने लाख का हम कवर करेंगे। कंपनी ही प्रीमियम पे करती है। ऐसा भी होता है कि आधा प्रीमियम जो है वो आपकी सैलरी से कटे और आधा प्रीमियम जो है कंपनी पे करे। तो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय भी लोग कर सकते हैं, कंपनी करती है। एम्प्लॉयर एम्प्लॉय जनरली क्या होता है? इंश्योरेंस ऑफ एम्प्लॉय by the employer, premium is paid by employer। ठीक, तो ये भी एम्प्लॉयर एम्प्लॉय हो गया। तो दो पार्ट कवर कर लिए। एस्टेट क्रिएशन मतलब प्रॉपर्टी बनाना किस तरीके से इंश्योरेंस है। दूसरा पार्ट हमने देखा बिजनेस का रिस्क या एम्प्लॉयर एम्प्लॉय कीमैन इंश्योरेंस, बिजनेस का रिस्क इंश्योर करना। ठीक है, तीसरा पार्ट है मॉर्टगेज रिडेम्पशन इंश्योरेंस। आप एक बात ध्यान रखिए, कभी भी आप कोई लोन लेते हैं, होम लोन हो गया, पर्सनल लोन हो गया, तो उसके साथ साथ जो लोन कंपनी होती है
लोन कंपनी जो होती है वो आपको एडिशनल एक इंश्योरेंस दे देती है। अब ये क्यों दे देती है, एडिशनल इंश्योरेंस क्यों दे देती है, इसको समझते हैं। मान लीजिए आपने 50 लाख का होम लोन लिया, एक एग्जाम्पल से समझते हैं। होम लोन लिया, ठीक। लोन कंपनी या बैंक क्या करेगा, आपको 50 लाख का एक इंश्योरेंस दे देगा, किसी भी कंपनी का, ठीक, जैसा भी उनका टाइप होगा, 50 लाख का इंश्योरेंस दे देगा, जो कि क्या होगा, टर्म इंश्योरेंस, ठीक। वो भी टर्म इंश्योरेंस कौन सा होगा, डिक्रीजिंग, ठीक। अभी क्यों दिया जाता है, ये इसलिए दिया जाता है कि मान लीजिए आपने होम लोन लिया 50 लाख का, और लोन का जो टेन्योर आपने 20 साल का लिया, मान लीजिए 20 ईयर्स का, और 20 साल के पहले आपको कुछ हो गया, तो बैंक का 50 लाख रुपए तो फंसा हुआ है, बैंक का 50 लाख रुपए फंसा हुआ है। अब 20 साल के पहले अगर आपको कुछ हो गया, तो ये जो टर्म इंश्योरेंस दिया है बैंक ने, उनका जो लोन का अमाउंट है वो इस टर्म इंश्योरेंस से उनको वापस रिटर्न हो जाएगा। मतलब बैंक ने क्या किया, अपना जो लोन का अमाउंट था वो सेफ गार्ड कर लिया, उसको सेव कर लिया। तो आपको 50 लाख का एक इंश्योरेंस देके अगर आपको बीच में कुछ हो गया तो 50 लाख रुपए वापस बैंक को मिल जाएंगे। अभी डिक्रीजिंग क्यों होता है कि देखिए, जैसे आप ईएमआई भरते जाते हो, हर साल जैसे जैसे आप ईएमआई भरते जाते हो, आपका लोन का अमाउंट कम होता जाता है, करेक्ट। लोन का अमाउंट कम होता जाएगा तो ये इंश्योरेंस की वैल्यू भी कम होती जाएगी। कि भाई मान लीजिए आपके 2 साल 4 साल में आपके लोन की अमाउंट बची 40 लाख रुपए, तो आपका जो इंश्योरेंस रहेगा वो 40 लाख रुपए का होगा। 20 साल बाद आपकी 10 साल बाद आपकी इंश्योरेंस की आपके लोन की कीमत बची 25 लाख रुपए, तो 10 साल बाद आपके टर्म इंश्योरेंस का जो होगा वो वैल्यू हो जाएगी 25 लाख रुपए। तो धीरे धीरे वो भी कम होते जाते, जैसे जैसे लोन का अमाउंट कम होता जाएगा, रिमेनिंग अमाउंट कम होता जाएगा, वैसे वैसे इंश्योरेंस का भी अमाउंट कम होता जाएगा। तो इसको क्या बोलते हैं, क्रेडिट लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। मतलब आप लोन लेते हैं तो क्रेडिट लेते हैं, जब क्रेडिट लेते हैं तो उसकी क्रेडिट की लाइफ इंश्योरेंस, मतलब क्रेडिटर की, मतलब आप कस्टमर की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी होती है, ठीक। और ये कैसी होती है, डिक्रीजिंग टर्म लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, ठीक है। तो हमने ये 3 पॉइंट कवर किए एप्लीकेशन ऑफ लाइफ इंश्योरेंस में। पहला कौन सा, एस्टेट क्रिएशन, दूसरा कवरिंग एम्प्लॉयज़ एंड बिजनेस, तीसरा रिडीमिंग मॉर्टगेज, एमआरआई लोन बोलते हैं, मॉर्टगेज रिडेम्पशन इंश्योरेंस, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे। नेक्स्ट सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा, हमारा पूरा लाइफ इंश्योरेंस कवर करने वाले हैं, ठीक। तो बिल्कुल अटेंड करेंगे अपन। 7 दिन में कोर्स हमें कंप्लीट करना है, 7 दिन बाद हमें इसका IRDA का IC38 का पेपर देना है। चलिए, थैंक यू सो मच।